आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो प्रकाश शाह जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या लग रहा है ईरान और इजराइल की जो जंग है वो कितनी एस्केलेशन पर पहुंच चुकी है और आगे किस तरह के आप परिणाम देख रहे हैं इस युद्ध को लेकर? मैं ये देख रहा हूँ कि अमेरिका अभी नहीं और कुछ करेगा। तो अमेरिका की ओर से अभी कुछ ज़्यादा बमबारी इसराइल ईरान पे होगी नहीं। तो अमेरिका यहाँ रुक जाएगा। अगर ईरान ने अमेरिका के जो सोल्जर्स है, 40,000 सोल्जर्स है मिडल ईस्ट में, उस पर हमला किया, फिर अमेरिका वापस आ जाएगा और ईरान पे हमला करेगा। मगर ईरान ईरान ने जो हमला नहीं किया अमेरिका पे, तो अमेरिका दूर रहेगा और कुछ नहीं करेगा। मगर इजराइल और ईरान के बीच तो चलता रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि आपने कहा कि 865 ईरानीज मारे गए हैं, कुछ इजरायलीज मारे गए हैं। तो अभी हर एक को बदला लेना है। हमारा नुकसान हुआ, हम उसका नुकसान करेंगे। जी। तो ये सब जब चलता रहेगा एक दूसरे के पर कि बदला लेना है, तब तक ये युद्ध चालू रहेगा। मगर ये भी हो सकता है कि ईरान का जो गोल था इसराइल का, वो हो चुका है कि ईरान के पास अभी बम बनाने की कोई शक्ति नहीं रही है। ऐसा अमेरिका कहता है। तो इसीलिए अगर ये सच है, तो फिर इसराइल को अभी ज़्यादा अटैक करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसराइल को ईरान से अभी सेटलमेंट करना चाहिए और सीज फायर करना चाहिए। जी। तो वो कर ले तो सबके लिए अच्छा है। प्रकाश सर, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह का माहौल बना हुआ है, यूएस की जो कार्रवाई है उसको भी गलत साबित किया गया। यानी अमेरिका ने जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, एक तो वो क्रिटिसिज्म हो रही है अगर हम देखें तो बाकी देशों के द्वारा। दूसरा ये कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यूरेनियम जो था, जो ये न्यूक्लियर प्लांट था, उसे पहले ही शिफ्ट कर लिया गया था, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। फोटो साइट्स पर लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर इस तरह की बात सामने आ रही तो जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका ने हमला किया है तो एक बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है न्यूक्लियर साइट्स को। और अगर नुकसान नहीं पहुंचा है तो जो एक मोटो था कि हमें यहां पर किसी भी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनने देना है या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हमें खत्म करना है, तो वो नहीं हो पाया मिशन पूरा। मैं नहीं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि अमेरिका का इंफॉर्मेशन हमेशा सच होता है। तो वो लोग के पास कई ऐसे साधन है सैटेलाइट से, जिसके बारे में ये लोग तलाश करके पता कर सकते हैं कि क्या हुआ। तो ईरान का जो बयान है कि हमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मैं वो बात को मानता नहीं हूँ। जी, यानी ये माना जाए कि यहाँ पर जो ये बातें कही जा रही है ईरान के द्वारा, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए या ये साबित करने के लिए की जा रही है कि अमेरिका कितनी भी कोशिश करे, हमारा नुकसान नहीं हुआ है। नहीं हुआ, हाँ, ऐसा कह रहे हैं जी। मगर किसको मानना, क्या बात मानना, ये प्रेक्षक पे छोड़ा जाता है। जी। तो एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर मैं कह रहा हूँ कि मुझे अमेरिका की बात सच लगती है, क्योंकि इतने बड़े बंकर बॉम्ब्स है वो डाले गए। तो वो जो जगह है जहाँ वो कर सकते हैं, वो तो अभी नहीं रही। तो अगर मशीन भी बच गए तो मशीन से क्या फायदा, कहाँ तो नहीं, मशीन को मशीनों को फिर से कहीं नुकसान ले हुआ है, ये खबर बाहर है कि जो मशीन है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर यूज किए जा रहे थे उन सबको नुकसान हुआ है। लेकिन यूरेनियम को लेकर ये चर्चा थी कि शायद उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिसके चलते ईरान ये भी कह रहा है कि हम आगे भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे। यानी कहीं हम रुकने वाले नहीं है, ईरान की तरफ से बातें सामने आ रही है। ऐसा हो सकता है, मगर फिर से वो बॉम्ब डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं नुकसान हुआ या बच गया है कुछ, तो उसको भी उड़ा सकते हैं। जी। अभी ईरान के पास कोई डिफेंस नहीं है, तो और ज्यादा बॉम्ब भी डाल सकते हैं। लेकिन प्रकाश सर, यहाँ पर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मध्यस्थता हो सकती है, इसराइल को रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर ईरान ही बातचीत करने को तैयार ना हो, क्योंकि हम देखने लगातार जो नेता थे खamenei, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अब इसराइल को भुगतना पड़ेगा, यानी इसराइल तैयार रहे, तो एक तरह से ये जो बदले की भावना आ रही है उसमें लोगों का ही नुकसान है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसमें अब एक तरह से अहम और बदले की लड़ाई ज्यादा लग रही है, ईगो की लड़ाई ज्यादा लग रही है कि आप हम पे 2 मिसाइल दागेंगे तो हम आप पे 4 मिसाइल दागेंगे। तो ऐसे में इसका कुछ आपको लग रहा है मध्यस्थता हो सकती है इस मामले में? देखो, युद्ध की यही प्रॉब्लम है। सारे जहां भी युद्ध हुआ है, कोई भी लड़ाई हुई है, तो बदले की भावना से ही होता है।
और फिर बदले की बहाना चालू ही रहती है। तो अभी नुकसान जो लोगों को होता है, तो लोगों को प्रेशर डालना पड़ता है अपने नेताओं पे कि सब बंद करें और बदले की भावना चालू नहीं रखे। मैं नहीं कहता ये कि सिर्फ ईरान बदले की भावना लेके चलता है, इजराइल भी बदले की भावना लेके चलता है बिल्कुल। और अमेरिका भी। तो इसमें बाकी के लोग, इंडिया है या दूसरे देश है, उनको बीच में आके कहना चाहिए सब लोगों को कि भाई अभी बंद करो, नुकसान हो चुका है, दोनों का बड़ा नुकसान हो चुका है, अभी इस बात को यहाँ बंद करो, सीज फायर करवा दो। जैसे इंडिया का 4 दिन में, इंडिया पाकिस्तान का 4 दिन में सीज फायर हो गया, जी। तो उसी तरह से तो अभी क्या उसमें क्या फायदा हुआ? तो ईरान, इंडिया का नुकसान ज्यादा जो होने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान अगर चालू रखता तो कुछ न कुछ बॉम्ब तो डिफेंस शील्ड जी। के बाहर निकल जाते और इंडिया को कुछ तो नुकसान होता। उसी तरह से पाकिस्तान को तो ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि पाकिस्तान की तो सारी डिफेंस न्यूट्रलाइज कर दी गई थी। बिल्कुल। तो और दोनों देश को नुकसान होना जी जी, युद्ध किसी भी निश्चित था। समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत जरूर होनी चाहिए थी। हालांकि अमेरिका ने काफी ईरान को समझाया कि वो बातचीत करे, वार्ता करे, लेकिन शायद यही हाल होना था और इसके बाद समझना था। लेकिन इसमें लोगों की जान गई है और एक बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे साथ रमनीश वत्स जी भी जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। रमनीश जी, आपका भी स्वागत है। आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो मौजूदा हालात है, इसमें भारत की भूमिका क्या रह सकती है। हालांकि भारत ने मध्यस्थता करने की पेशकश कर दी है, ईरान से बात की है और कहा है कि अब इस जंग को रोका जाए। गीतू जी, मुझे लगता है भारत हमेशा से शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन अगर वैश्विक शांति को चुनौती दी जाती है तो भारत खामोश नहीं रहेगा। और जहां तक अभी ईरान और इजराइल की बात है, ईरान इजराइल और इसके बीच में आप देखते हैं कि जिस तरह से अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है पूरे विश्व के लिए। और विश्व शांति स्थापित करने के लिए हमेशा से भारत अग्रणी रहा है, सबसे आगे रह करके, चाहे ईरान से बात डायलॉग करने की बात हो, चाहे इजराइल से डायलॉग करने की बात हो, वो चीजें होगी, बिल्कुल होगी। और हमेशा से भारत इस तरह की पहल करने में सबसे आगे रहता है। चाहे रसिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे और जितने भी सारे वॉर होते हैं, वहां पे भारत जो है हमेशा भारत की जो भूमिका रही है वो बहुत ही सराहनीय रही है। और लेकिन फिर दूसरी बात आती है कि आज देखिए, अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, वहां पे संघर्ष में भारत किसी के पाले में नहीं है, क्योंकि किसी में पाले में जाना तो मुझे लगता है ये हमारे लिए नुकसानदेह शायद। तो भारत सिर्फ हमेशा से भारत अपने राष्ट्र हित को सबसे बड़ी सर्वोपरि देखता है, लेकिन दूसरों को हितों को भी ध्यान में रखता है। और यहाँ पे लेकिन बहुत सारे, आज जिस तरह से ईरान ईरान के 800 से ज्यादा लोग वहां पे जो मारे गए, मुझे लगता है ये कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बदले की भावना, एक दूसरे, चाहे इजराइल के नागरिक, आम नागरिक की जान माल नुकसान हो रहा है, और जिस तरह से ईरान का हो रहा है, ये मुझे लगता है ये वैश्विक तौर पे देखा जाए, वैश्विक शांति के लिए बहुत ही बड़ा घातक हो सकता है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ यदि विश्व आज जी। जाता है, तो उससे आप देखिए कि महंगाई जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और इससे पूरा विश्व जो है प्रभावित हो जाएगा। और अगर ईरान अपनी जमीन का इस्तेमाल करके भारत विरोधी तत्वों के लिए करता है, जी। और तो मुझे लगता है भारत को जवाब देना चाहिए। अभी देखिए, बात करें कि ईरान में भी मुझे लगता है पावर प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे ईरान को जो बहुत सारे ऐसे चीजें थी, मुझे लगता है सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो आर्थिक रूप से मदद किया है, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? आज देखिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान के ही मिसाइल जो हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर वो दागे थे। जी। तो ईरान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन इजराइल को देखिए, बिल्कुल। तो लेकिन इजराइल रमनीश ने जी, ये भी हमारा समझिए कि इजराइल ईरान जिसके साथ वफादारी निभा रहा था, वो खुद उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। पाकिस्तान को वही लेकर वही मैं देखिए गीतू जी, कि इस पे ट्रंप मैं के साथ इस पे मुनीर मैं चर्चा और कर रहे हैं। बात है कि इजराइल का साथ हम क्यों न दें। एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि चाहे स्काई स्ट्राइकर कमिकज ड्रोन हो, चाहे एआई हारूफ ड्रोन्स हो, चाहे बाराक 8 हो, ये सारे मिसाइल्स जो है हमें किसके माध्यम से मिले? इजराइल के। और उसके तरफ देखिए, ईरान जो है हमारे साथ विश्वासघात खंजर घोंपने का काम किया। इजराइल ने हमेशा से, चाहे 1971 की बात करें, चाहे 99 की बात करें, हमेशा मतलब
हमारा साथी बनकर रहा है, रसिया की तरह रहा है और अन्य देशों की तरह जो भारत के साथ खड़ा रहता है। लेकिन ईरान ने हमारे लिए दुश्मन कायराना जी हरकत की है। मुझे लगता है उस नापाक हरकत का जी। जवाब भी अमेरिका ने दे दिया है। हालांकि एक फैक्टर ये भी है कि ईरान यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका बातचीत करने के लिए बार बार कहता रहा और ये बात ना मानने पर ये आगे की कार्रवाई हुई है। यूएनएससी का रुख सर कैसे देखते हैं? क्या हम ये मानेंगे कि यहाँ पर जो देश हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखो, यूएनएससी में तो बड़ा पॉलिटिक्स चलेगा, सब अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स चलेगा। इसमें रशिया भी है, चीन भी है, सब लोग हैं। मगर भारत एक देश है जिसके पर इजराइल को पूरा भरोसा है और ईरान को भी पूरा भरोसा है। तो अगर भारत कोशिश करे तो भारत कर सकता है दोनों के बीच कुछ संवाद और कुछ सीज फायर या कुछ भी युद्ध का निवारण निकाल सकता है भारत। तो ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है और कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि जिसमें इजराइल को पूरा विश्वास हो और ईरान को भी पूरा विश्वास हो। तो भारत एक ही देश है जिसमें दोनों साइड को इस सिचुएशन में, इस मामले में ऐसी बात है कि भारत पर पूरा विश्वास है, ईरान को भी विश्वास है और इजराइल को भी विश्वास है। तो ये यूएनएससी से कुछ नहीं होगा। मगर अगर भारत बीच में आ जावे और इजराइल से बात करना शुरू करे, ईरान से बात करना शुरू करे, तो कोई रास्ता निकाल सकता है। और इसमें भारत का भी फायदा है क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो भारत को भी ऑयल नहीं मिलेगा, वहां से आने वाला ऑयल नहीं मिलेगा। तो सब लोग को नुकसान है। अब अभी इस अगर 5 दिन 10 दिन 1 महीने में ये युद्ध को रोका नहीं गया तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान चीन को है, मगर सब और देशों को भी नुकसान है जी। तो इसलिए अच्छा है कि इस टाइम पे मोदी जी ये बात अपने मन में ले और इजराइल से बात करे, ईरान से बात करे और कुछ ऐसा दौर निकाले जिससे कुछ समझौती हो सके हाँ दोनों बिल्कुल। के बीच। प्रकाश सर ये भी बताइए, जिस तरह से ईरान की तरफ से धमकी दी गई कि जितनी भी 9 साइट्स हैं यानी कि एयर बेसिस हैं बाकी जगहों में मिडल ईस्ट में अमेरिका के, उन पर निशाना टारगेट किया जाएगा, उन्हें उड़ा दिया जाएगा। वहीं हूतियों की तरफ से ये धमकी दी गई कि रेड सी के अंदर जितने भी जहाज हैं अमेरिका के वो टारगेट पर रहेंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी नागरिक को भी अगर कहीं देखेंगे तो अब उसे बख्शेंगे नहीं। तो ये इस धमकी को आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? नहीं, तो बात क्या है ना कि अमेरिका पास भी बहुत शस्त्र है और सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सब एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं जाता, उसके साथ 30-40 और डिस्ट्रॉयर शिप्स होती है। तो दो बड़ा काफला एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ का वो दोनों वहाँ पहुँच चुका है। तो उसके पास इतना फायर पावर है कि ये सबको तबाह कर सकता है। ईरान को तो बहुत ही नुकसान कर सकता है अमेरिका। इजराइल ने किया है, मगर जो अमेरिका कर सकता है वो तो उसका तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ईरान के हित में है तो अमेरिका को ज़्यादा न छंछेड़े और अमेरिका के अगर 200, 200, 300 सोल्जर्स को मार दिया गया तो उसका बदला अमेरिका लेगा, तो एक और बदले की भावना से आ जाएगा युद्ध में। तो इससे कोई किसी को फायदा नहीं है, सबको नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ईरान को है क्योंकि ईरान को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, रूस नहीं आएगा, चीन नहीं आएगा, शस्त्र देंगे कुछ यहाँ वहाँ, मगर उससे कुछ नहीं होता है। नुकसान ही तो बड़ी ईरान को ही भुगतने बिल्कुल, ईरान को बड़ा नुकसान होगा। प्रकाश सर यहाँ पर एक और रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगी। पाकिस्तान जिस तरह से कह रहा था कि अगर ईरान पे इजराइल किसी भी तरह का न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारे पास इतनी न्यूक्लियर ताकत है कि हम इजराइल पर अटैक करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रंप से मुलाकात होती है, यू टर्न आ जाता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? तो पाकिस्तान पे ईरान विश्वास नहीं करता और पाकिस्तान पे इजराइल तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो पाकिस्तान के पास तो कोई भूमिका है ही नहीं। और पाकिस्तान इज अ सुन्नी कंट्री और ईरान है शिया कंट्री, तो ये भी उसके बीच में
खतरा है ही कि विश्वास तो है ही नहीं।